नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सबसे पहले बात उस पसोपेश की जिसमें कांग्रेस पड़ी हुई है, और वो भी गांधी परिवार की उन 2 वीआईपी सीटों को लेकर जो असमंजस है, जिसको लेकर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। कार्यकर्ता से लेकर नेता और जनता तक इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी के मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के तरफ से अमेठी और रायबरेली में आखिरकार उतरेगा कौन। गांधी परिवार उतरेगा, गांधी परिवार के सदस्य उतरेंगे, या फिर गांधी परिवार 2 की बजाय किसी एक सीट पर चुनाव लड़ेगा और किसी एक सीट पर कोई दूसरे को उम्मीदवार बनाया जाएगा। अमेठी और रायबरेली, जिन्हें कांग्रेस ने अभी तक अपने नामों का ऐलान नहीं किया है, कल दोपहर 3 बजे तक नामांकन का आखिरी वक्त है, और उसके पहले ये तय हो जाना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस इन 2 सीटों पर किसको लड़ाने वाली है। इन दोनों ही सीटों पर नामांकन पत्र दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। कांग्रेस किसी उलझन में है या उसकी कोई रणनीति है। इस बीच अमेठी में कांग्रेस मुख्यालय में आपको बता दें, पोस्टर लगने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के पोस्टर पहुंचाए गए हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के नामांकन की उम्मीद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और राहुल के समर्थकों ने इन पोस्टरों का वहां पर इंतजाम किया है। ये तस्वीरें आज शाम की हैं, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, जहां बहुत बड़ा पोस्टर राहुल गांधी की तस्वीर वाला अमेठी में कांग्रेस कार्यालय में पहुंच गया है। लेकिन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस ने कोई औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है, जबकि कल ही जयराम रमेश ने इशारा किया था कि कल यानी आज के लिए ऐलान हो जाएगा, और आज सुबह एक बार फिर जयराम रमेश ने कहा कि शाम तक इंतजार करिए, आज ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब रात हो चुकी है, रात के 9 बजे के ऊपर का वक्त है, अभी तक नामांकन नहीं हुआ है। दोपहर कल 3 बजे तक ही नामांकन के पर्चे भरे जा सकते हैं। वैसे हवाई जहाज के दौर में ये समय बहुत काफ़ी है वहां पहुंचकर नामांकन करने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली को इतनी बड़ी पहेली बनाया क्यों है। इस बीच कांग्रेस ने यह बताया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कल शाम फतेहपुर सीकरी में एक रोड शो भी है। औपचारिक तौर पर इसका टाइम 3:30 बजे का दिया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रियंका गांधी अगर नामांकन करती हैं तो उसके बाद वो फतेहपुर सीकरी जाकर रोड शो कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर वो वहाँ जा रही है नामांकन करने के लिए, तो हो सकता है रोड शो को मुलतवी कर दिया जाए या आगे बढ़ा दिया जाए। नामांकन करेंगी या नहीं करेंगी, अभी तक औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने कुछ भी नहीं बताया है। ये दोनों लोग सीधे कम्युनिकेट करते हैं अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से, वहाँ से भी कोई जानकारी अभी तक इस वक्त तक तो नहीं आई है। राहुल गांधी कहाँ से पर्चा भरेंगे ये भी साफ नहीं है। कभी कहते हैं कि अमेठी से लड़ेंगे, कभी कहते हैं रायबरेली से लड़ेंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने अपने जिला स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पसोपेश में रखा हुआ है। आज भी दिन भर अमेठी और रायबरेली के कांग्रेस मुख्यालय में नेता इस मुद्दे पर अपना सर धूंधते रहे। उधर बीजेपी ने अब दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अमेठी में बीजेपी की उम्मीदवार और मौजूदा सांसद और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी है, जो कि अपना पर्चा 2 दिन पहले भर भी चुकी हैं। जबकि रायबरेली से आज शाम को बीजेपी ने अपने पुराने नेता दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बना दिया है। उनके नाम का ऐलान कर दिया। ये वही दिनेश प्रताप सिंह हैं जो पिछली बार 2019 में भी लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़े थे और सोनिया गांधी के मुकाबले करीब 2 लाख के अंतर से हार गए थे। लेकिन बीजेपी के इन दोनों प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस के कौन से 2 प्रत्याशी होंगे, इसमें अभी तक बहुत लंबा इंतजार कांग्रेस आला कमान ने करा दिया है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर मैनेजिंग एडिटर माफ करिएगा मनोरंजन भारती हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच गए हैं, और साथ में मेरे कुछ और सहयोगी जुड़ेंगे जो इस वक्त अमेठी और रायबरेली में है। लेकिन एक क्विक सवाल बाबा आपसे लेता हूं। बाबा, 24 घंटे हो गए, कल शाम आप ही ने खबर फोड़ी थी, आज फिर 9 बज गया इसी टाइम पर, अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्यों, कहाँ पे असमंजस है? देखिए, ये जो है ना सह और मात का ये चेस का गेम चल रहा है। बीजेपी ने रायबरेली से आज ही अपना कैंडिडेट घोषित किया है, वो भी कल ही नामांकन करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी और साथ में सोनिया गांधी कल सुबह लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ से उसके बाद रायबरेली की दूरी आपको मालूम है 1 घंटा 1.5 घंटा में वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद वहां नामांकन होगा। ये बात तय है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीट कौन सी होगी ये अभी जो है बताया नहीं गया, आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात पक्की है। प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, सभी कांग्रेस अध्यक्ष भी चाहते हैं कि प्रियंका और सोनिया गांधी लड़े। आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बातचीत भी हुई है। कांग्रेस आपने जो जयराम रमेश को सुना, उन्होंने भी कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों चुनाव लड़े। सोनिया गांधी भी चाहते हैं कि दोनों चुनाव लड़े। दिक्कत यहाँ पे वही बात आती है कि चुनाव लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? क्या प्रियंका रायबरेली से लड़ेंगी, क्या राहुल अमेठी से लड़ेंगे? जो बात छन के आ रही है वो ये बात भी कही जा रही है कि हो सकता है केवल राहुल चुनाव लड़े, रायबरेली से लड़े, रायबरेली जीतने के बाद वो सीट वो छोड़ दें और वहां से बाय इलेक्शन जब हो वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, अमेठी को छोड़ दिया जाए। अमेठी में अभी कांग्रेस जो है कोई लोकल कार्यकर्ता को या किशोरी लाल जी को लड़ा सकती है, यही खबर है। ये भी खबर है। अभी इंतजार करना बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने बगैर नाम अनाउंस किए मीडिया की सुर्खियां तो बटोर ली हैं। बीते इतने दिनों से तमाम चैनल्स पर, तमाम अखबारों में अटकलें चल रही हैं, क्या होगा। अभी तो नाम अनाउंस नहीं किया है, तब इतना बड़ा एक तरीके से उन्होंने बगैर नाम घोषित किया, एक तरीके से अपने पक्ष में हाइप बनाने की कोशिश की है, पर हाइप से चुनाव जीते नहीं जा सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर भी इस वक्त जुड़ गए, जो इस वक्त रायबरेली में है, कांग्रेस कार्यालय के बाहर। रणवीर के पास भी हम चलेंगे, हमारे एक और सहयोगी अमेठी से भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखना चाहेंगे, इन दोनों के पास जाएं, बातचीत करें कि आखिरकार कांग्रेस के किले रहे रायबरेली को क्या कांग्रेस पार्टी बचा पाएगी? कांग्रेस यहां पर यानी रायबरेली में जो 20 लोकसभा चुनाव, जी हां भले ही 18वीं लोकसभा का चुनाव है, लेकिन उपचुनावों की वजह से कांग्रेस 20 बार लोकसभा चुनाव हो चुका है रायबरेली में और 17 बार कांग्रेस पार्टी यहां पर जीती है। अगर 2004 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों को देखें तो रायबरेली में कांग्रेस का किला धीरे धीरे दरकता सा दिखाई देता है, कमजोर पड़ता सा दिखाई देता है। हर बार फिगर जो है कांग्रेस पार्टी का रायबरेली में परसेंटेज में धीरे धीरे करके कम होता रहा। 4 में 58% था, उसके बाद 80% हुआ, फिर बढ़ के फिर घट के 72 हुआ, फिर 14 में 63% हुआ और फिर 55.8% हुआ। यानी 19 में जब सोनिया गांधी जीती हैं तो 55.8% वोट उनके पक्ष में पड़े थे और बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में 38.4% वोट पड़े थे। इलेक्शन था, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वहाँ पे कोई कंटेस्ट नहीं था, तो वो यहाँ पे था। और आपने 3 बार जो बोला ना, तो 1 बार राजनारायण जीते हैं, 2 बार बीजेपी जीती है। रणवीर के पास चलते हैं, बाबा लगातार अपने इनपुट्स देते रहते हैं। रणवीर भाई कहाँ खड़े हैं आप, कुछ हलचल है कि नहीं है, या वापस आने का वक्त आ गया, वापस लखनऊ लौटने का वक्त आ गया है? नहीं, रायबरेली में ही हूँ, कांग्रेस दफ्तर से थोड़ी दूरी पर हूँ, क्योंकि अब तक सुबह से कांग्रेस दफ्तर पे ही खड़े थे और एक नेताजी से ही मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि क्या चर्चाएं हैं इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश है। अब सुबह से माहौल पहले बताऊं कि रायबरेली के दफ्तर में कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब 25 से 30 के आसपास सुबह से बैठे इस इंतज़ार में हैं कि कल बारात सजानी है और दूल्हे का नाम अनाउंस हो जाएगा, लेकिन दूल्हा कौन होगा अब तक नहीं पता। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक कितनी अच्छी रणनीति कांग्रेस पार्टी की है कि अगर 26 की वोटिंग के बाद 27 को राहुल प्रियंका का नाम अनाउंस हो जाता तो कोई हाइप नहीं क्रिएट होता, जैसा अभी आपने कहा, लेकिन नाम ना अनाउंस करके एक बज़ क्रिएट कर दिया गया है चुनाव के लड़ने के ऐलान के पहले। और ये बज़ जो है ये लोगों के बीच में भी है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, और कल जब नामांकन होगा उसके साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश दोनों जिलों में, अमेठी और रायबरेली में चला जाएगा। ये कांग्रेस के स्ट्रेटजी का पार्ट है। ऐसा नहीं तो क्या प्रियंका गांधी कल आ रही है रायबरेली नामांकन के लिए, या राहुल गांधी आ रहे हैं? कौन आ रहा है ये तो बताइए, कुछ तो हिंट मिली होगी। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जो कि प्रतिनिधि रहे सोनिया गांधी के, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के सचिव भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मुझे भी नहीं है कि क्या तय हो रहा है, क्योंकि जिसको चुनाव लड़ना है उन्हीं को तय करना है। अगर टिकट किसी को देना होता तो शायद खबर आ जाती, लेकिन जिसको लड़ना है उसको ये टिकट तय करना है, इसलिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। संभावना है जिस तरह से पोस्टर्स लगे अभी अमेठी में, कोई डमी कैंडिडेट आपकी रायबरेली सीट पर तैयार किया है? मान लीजिए कि टाइम हो गया, सोनिया राहुल प्रियंका नहीं पहुंच पाए,
तो कौन नामांकन करेगा, क्योंकि ये सीट तो कांग्रेस के खाते में है इंडिया ब्लॉक की। देखिए, ऊंचाहार से एक पूर्व विधायक हैं, उनकी भी बात चल रही है कि वो भी हो सकते हैं। इस बीच में तमाम और भी चर्चाएं हैं, लेकिन जो भी चर्चाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कयास हैं, क्योंकि राहुल और प्रियंका को लेके ये कहा जा रहा है कि संभव है कि सुबह किसी चार्टर से फुर्सतगंज हवाई पट्टी पर उतरकर, फुर्सतगंज वो जगह है जो कि रायबरेली और अमेठी के बॉर्डर पर एक हवाई पट्टी है और गांधी परिवार हमेशा से उस हवाई पट्टी का इस्तेमाल करता रहा है, तो वहाँ पे चार्टर लैंड कर सकती है और वहाँ से अमेठी और रायबरेली की दूरी लगभग बराबर है। तो जो वकीलों की टीम है वो सुबह पहुँच सकती है, नामांकन के फॉर्म खरीद के फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है और जब गांधी परिवार के सदस्य वहाँ पहुँचेंगे तो नामांकन हो सकता है। लेकिन किसका नामांकन कहाँ से होगा, इसको लेके फिलहाल कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कयास चल रहे हैं। ठीक है रणवीर, आप रहिए मेरे साथ। मेरे सहयोगी अब तनिष्क जो है वो भी हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए, वो वहाँ पे ज़मीन से कवर कर रहे हैं। लेकिन हम बात अमेठी की करेंगे। अमेठी का किला जो कि पिछली बार स्मृति ईरानी ने ढा दिया था, क्या वापस कांग्रेस वहाँ पर एंट्री कर पाएगी? क्यों अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है? अगर अमेठी की बात करें तो ये कांग्रेस का बहुत पुराना किला रहा है, क्योंकि यहां पर 2 उपचुनावों को मिलाकर अब तक 18 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। कांग्रेस इसमें 15 बार जीती है, 15 बार। लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से चुनाव हरा दिया था। राहुल गांधी उस बार वायनाड लोकसभा से भी लड़े थे, वो सीट उन्होंने जीती, लेकिन अमेठी की सीट वो हार गए थे। इस बार भी राहुल गांधी वायनाड से उम्मीदवार हैं, वो पर्चा वहां दाखिल कर चुके हैं, चुनाव भी वहां निपट चुका है। पर अमेठी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपको अमेठी की तस्वीरें दिखाई थी, कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के पोस्टर आ गए हैं। अगर 2004 से लेकर अब तक की बात करें तो अमेठी का किला धीरे धीरे कांग्रेस के हिस्से से दरकता रहा है और कांग्रेस को मिलने वाला वोट प्रतिशत इसका उदाहरण है। आप स्क्रीन में देखेंगे लगातार जो ग्राफिक्स है उसे दिखाता है कि कांग्रेस जिसको 2004 में 66% वोट मिला, 2009 में बढ़कर 71% हुआ, 2014 में जब राहुल गांधी जीते तो 46% रह गया, लेकिन 2019 में जब वो हारे स्मृति ईरानी से तो 43.9% वोट ही उनको मिला। करीब 3% 3.5% का उनको नुकसान हुआ था और स्मृति ईरानी को उस साल करीब 50% वोट मिला था, 7% का अंतर था। तनिष्क मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त अमेठी से, सीधे तनिष्क के पास चलते हैं, वक्त को बगैर गपाए। तनिष्क, वहां पर पोस्टर आ गए भाई, हमने तस्वीरें देखी जो आपने भेजी थी कांग्रेस मुख्यालय में, तो क्या मान लिया जाए कल सुबह पहुंच रहे हैं गांधी परिवार? जी सुमित जी, मैं तो यही बोलूँगा, इंतहा हो गई इंतज़ार की। सब कुछ एक तरीके से डन दिखता हुआ नज़र आ रहा है। नाम यहाँ पे लगता है कि राहुल गांधी का ही आने वाला है। राहुल गांधी के पोस्टर आ गए हैं, अखिलेश यादव के साथ पोस्टर हैं, बिना अखिलेश यादव के भी पोस्टर हैं जो कार्यालय के अंदर लगाए गए हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। खैर, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अपने चारों ओर मीडिया मौजूद है, मीडिया के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सब के सब जो हैं औपचारिक घोषणा का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हालांकि देखिए, सबसे ज़्यादा इंतजार यहाँ पे जो रहा है वहाँ पे वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रहा है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से क्लैरिटी चाह रहे थे, एक स्पष्ट तस्वीर चाह रहे थे कि भैया हम चुनाव अगर लड़ें तो किसके नाम पे लड़ें। ये उनकी एक चाहती। 2 दिन पहले हमने देखा कि वो जो थे उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा धरना प्रदर्शन किया था कि हमारा सब्र का बांध टूट गया है, जल्दी से कोई रोज आजकल हो रहा है। तो फाइनली आज जो है सुबह से सब लोग कॉन्फिडेंस में है कि राहुल गांधी ही आ रहे हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ये बात मैं बार बार क्लियर करना चाहूंगा कि लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, तो औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। आपसे तनिष्क, जो मैंने रणवीर से पूछा रायबरेली के लिए, क्या कोई डमी कैंडिडेट तैयार किया गया है? मान लीजिए राहुल प्रियंका नहीं पहुंच पाए कल दोपहर 3 बजे के पहले, तो कौन तैयार होगा? कांग्रेस किसी को खड़ा करेगी या नहीं खड़ा करेगी, या वॉकओवर मिलने वाला है बीजेपी को? देखिए, नहीं, वॉकओवर का तो ऐसा नहीं लगता कि वॉकओवर जैसा कोई सीन है। जैसे कि हमने सुना, अपने सूत्रों से भी सुना कि सोनिया गांधी ने खुद निर्देश दिए हैं कि अमेठी और रायबरेली से लड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसे, तो ऐसा नहीं है। खैर, आप जो बोल रहे हैं कि कल का
तो अभी हमने अपने सूत्रों से पता किया तो हो सकता है कल नामांकन के समय एक रोड शो भी हो, ये पूरी संभावना है यहाँ पे कि कल रोड शो हो। रोड शो किसका होगा जो औपचारिक घोषणा होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि राहुल गांधी। तनिष, वो तो आप कलेक्ट्रेट से पता कर सकते हैं, परमिशन ली गई होगी, चुनाव का वक्त है, बगैर परमिशन के कोई रोड शो नहीं निकाल सकता। वो उसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, मेरे साथ मेरे एक और एक्सपर्ट राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं, मनोरंजन भारती जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, सीधा सवाल, क्यों वक्त लग रहा है? देखिए सुमित जी, जिसको हम वक्त लगना कहते हैं वो राजनीति में कई बार रणनीति भी होती है। अब जैसा बीजेपी ने ही आज अपने प्रत्याशी की घोषणा की रायबरेली में, तो एक दिन आगे पीछे का हुआ नॉमिनेशन, तो एक ही दिन फाइल होगा। लेकिन ये बड़ा प्रश्न इसलिए रहा क्योंकि राहुल गांधी अमेठी में पिछले बार हारे थे और इस बार वायनाड में इलेक्शन निपट चुका है। तो क्या इनको आवश्यकता है लड़ने की, राजनीतिक जरूरत है, इसको लेकर के बातें हुई। तो मुझे जो लगता है उस हिसाब से ये रणनीति ही है कि इसको कब खुलासा किया जाए, क्योंकि लड़ना नहीं तो रणनीति क्या ये है कि कंफ्यूजन क्रिएट रखा जाए और चुनाव ना लड़ा जाए अमेठी में? कंफ्यूजन की भी बात आती है तो कंफ्यूजन बाहर की दुनिया में है। कांग्रेस के भीतर खास करके जो राहुल और प्रियंका हैं या मल्लिकार्जुन खड़गे तक के लीडरशिप में, ऊपर अपर लीडरशिप में कंफ्यूजन नहीं है, वो तय कर चुके हैं क्या करना है। लेकिन चूंकि उस बारे में बताया नहीं गया है तो बाहर में कंफ्यूजन है। लोग तरह तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आजमा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग यही बात आपके पास क्या जानकारी है? आप तो सीधे सबसे जुड़े हुए हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आप उन बिरले लोगों में हैं जो मुलाकात कर कर लौटे हैं। बताइए क्या जानकारी है, दोनों लोग लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि जब एक सीधा प्रश्न राहुल गांधी से हुआ कि आपको लड़ना चाहिए अमेठी, आप जा रहे हैं लड़ने, और उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था, वो था कि आपको राम मंदिर भी जाना चाहिए पहले या बाद। ये दो प्रश्न थे तो एक साथ। तो राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, ये भी नहीं कहा कि हम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए जल्दी आपको सुनने को मिल जाएगा फैसला, ये कहा। तो इसमें क्या है कि अगर किसी को नहीं लड़ना होता है, हम लोग ऑब्जर्व करें तो वो डिसीजन ले चुके होते कि नहीं लड़ना है, तो उसका एक व्यक्त करने का तरीका अलग होता कि इसके बावजूद की टाइमिंग रहती, हम बताएं या ना बताएं, एक अलग तरीका रहता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इसको हमने अफर्मेटिव माना कि वो लड़ना, मेरे गेसिंग ये कि अफर्मेटिव है कि वो लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात है कि अफर्मेटिव बोल रहे हैं अंग्रेजी में प्रेम कुमार जी, मैं अगर हिंदी के दर्शकों को समझाऊं तो आपको उस बातचीत से ये लगा कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने के मूड में हैं, लड़ने वाले हैं, मना नहीं किया? मना बिल्कुल नहीं किया, और पूरा जो जेस्चर था वो चुनाव लड़ने वाला, मुस्कुराते हुए अंदाज। मेरा आप दोनों से सवाल, मनोरंजन जी से भी और आपसे भी। पहले मनोरंजन जी के पास जा रहा हूं। बाबा, अगर अमेठी भी लड़ रहे हैं, वायनाड भी लड़ रहे हैं और दोनों जीत जाते हैं, तो फिर वही असमंजस की कौन सी सीट छोड़ेंगे, फिर क्या होगा? यही सवाल जो है राहुल गांधी बार बार अपने घर में भी डिस्कस कर रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष से भी डिस्कस किया है कि उन्होंने कहा कि मैं वायनाड नहीं छोड़ना चाहता हूं, तो अमेठी में लड़ा के आप क्या हासिल करना चाहते हैं? तो इसलिए ये बात भी कही जा रही है, प्रेम कुमार जी भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें कि क्या पता राहुल गांधी रायबरेली लड़े, अमेठी छोड़ दिया जाए किशोरी लाल जी को के लिए, वहाँ पे उसको एकदम दरकिनार किया जाए, और जब दोनों जगह से वहाँ पॉइंट ही प्रूव करना है नहीं कि ये परिवार की सीट है, सोनिया गांधी की सीट है, और वो उसके बाद जीतने के बाद वो जब बाय इलेक्शन हो तो वहाँ प्रियंका लड़े। पर अगर अमेठी छोड़ देंगे तो लगेगा नहीं स्मृति ईरानी से डर गए, पिछली बार चुनाव हार गए तो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं? आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि यदि मैं अमेठी जीत भी जाता हूँ तो मैं छोड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? जी प्रेम कुमार जी, आपकी क्या असेसमेंट है? कौन सी सीट छोड़ेंगे अगर दोनों जगह जीत जाते हैं राहुल गांधी? तो ये बहुत जल्दी मैं बोलता हूं कि इस बारे में मुझे लगता है कि देश में बहुत नेता हैं जिन्होंने एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन कभी किसी ने चुनाव लड़ने से पहले इस प्रश्न पर को हवा में जाए कि कौन सी सीट छोड़ेंगे, किसी ने नहीं किया है। और ये करना तो आत्मघाती होता है अगर ये बात चली जाएगी कि हम। पर वायनाड का चुनाव निपट गया है, अब तो वहां वोटिंग नहीं होनी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी से नहीं पूछ रहा हूँ। अमेठी से जुड़ा प्रश्न होगा ना कि हम अमेठी छोड़ेंगे,
तो ये कम से कम ऐसी खबर जो है, हमें नहीं लगता कि इनके तरफ से है या विश्वसनीय है ये खबर, क्योंकि ये प्लांटेड भी हो सकती है, क्योंकि ये थॉट बीजेपी को सूट करती है कि यार ये तो छोड़ने वाले हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन मैं ये भी एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि मैं शिव भक्त हूं। वो जो सवाल था ना कि राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, महत्वपूर्ण सवाल है ना पब्लिक के लिए जानने के लिए भी। तो उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूं। देखिए, तो उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया। इसका मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे हम मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन इस बात पर कि अमेठी में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कोई भी नकारात्मक बात नहीं कही। उन्होंने अमेठी नाम से अफर्मेटिव, मैंने सकारात्मक उत्तर दिया। मुझे लगता है आप दोनों को एक बार फिर ग्राउंड पे लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी तनिष्क कुछ दिखाना चाहते हैं। तनिष्क उस जगह पर मौजूद है अमेठी में जहां पे कुछ हलचल भी उन्होंने नोटिस की है कार्यकर्ताओं के बीच में। तनिष्क। जी सुमित, जी सुमित, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसे कि हम लोग रोड शो की बात कर रहे थे, तो हमने पता किया, नाम हमको क्लियर नहीं किया गया रोड शो किसका, बट हाँ कांग्रेस का जरूर रोड शो। अब आप देख सकते हैं ये तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर ट्रक के ऊपर। यहाँ पे ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं आप, ये नए पोस्टर थे और अंदर देखिए तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे तखत मंगाए गए हैं, ये कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं, कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं काम करने के लिए। आप अपने सामने देख सकते हैं। उधर देखिए जरा दूसरा, अगर मैं कैमरा पर्सन को बोलूं, ये एक मिनट तनिष्क, मैंने जो तस्वीर देखी पोस्टर पे वो अखिलेश यादव लगे मुझे। तो क्या अखिलेश यादव भी आने वाले नॉमिनेशन के लिए क्या? जी नहीं, अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन ये एक इंडिया गठबंधन का मैसेज जरूर है। ये जो पोस्टर हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, लगभग 4 नए बड़े बैनर आए हैं। 4 में से 2 अखिलेश यादव के साथ हैं, 2 राहुल गांधी के खुद के हैं। तो जो 2 राहुल गांधी के खुद के हैं वो उनके कार्यालय, जिला कार्यालय के अंदर लगे हैं, और जो यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं अखिलेश यादव के साथ, ये 2 इस रथ के ऊपर लगे हुए हैं। और यही जो है एक तरीके से इंडिया गठबंधन का एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाते हुए कल जाएगा नॉमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हलचल बढ़ गई है कार्यकर्ताओं की, धीरे धीरे तैयारियां बढ़ रही हैं और मेरे ख्याल से ये तैयारियां अब चलती रहेंगी। लेकिन मैं रणवीर से रणवीर भी मौके पर मौजूद है। रणवीर, अमेठी में क्या चल रहा है? तनिष्क दिखा रहे हैं अपने इस वॉक थ्रू में, वहां पर क्या चल रहा है? क्या वहां पर भी, एक तो ये कि आप वहां पर भी क्या पोस्टर्स आए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, और दूसरी चीज की क्या दोनों कलेक्ट्रेट अलग अलग है? अमेठी का अलग नामांकन होगा, रायबरेली का अलग नामांकन होगा? जी बिल्कुल अलग अलग कलेक्ट्रेट है। रायबरेली का जो कलेक्ट्रेट है वो कांग्रेस दफ्तर से महज आधा किलोमीटर दूर है। अमेठी का जो कलेक्ट्रेट है वो गौरीगंज में है। और अगर अब पोस्टर्स की बात करें तो अमेठी में थोड़े ग्रैंड लेवल पे तैयारी दिख रही है। रायबरेली के जो कांग्रेस दफ्तर है वहाँ पर सिर्फ एक झंडा लगा था आज शाम तक, लेकिन शाम होने के बाद सिर्फ एक कांग्रेस का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नाम से एक छोटा सा पोस्टर लगा। इसके अलावा किसी तरह की कोई तैयारी नहीं है। कार्यकर्ताओं की संख्या दोपहर में भी लगभग 20-25 के आसपास थी और शाम होते होते वो और घट गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई तैयारी नहीं है। और आपने कहा अखिलेश यादव की तस्वीरें, अखिलेश यादव कल सुबह 10:30 बजे लखनऊ से निकलेंगे सैफई, और सैफई के बाद वो इटावा में जनसंपर्क करेंगे, बैठक करेंगे। यानी कि अखिलेश यादव के प्लान के हिसाब से वो किसी भी तरह से अमेठी या रायबरेली के नामांकन में वो शामिल नहीं होंगे, चाहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ें या ना लड़ें। तो फिलहाल अखिलेश यादव का प्लान सेट है। अब अगर बात करें तो वो इंडिया ब्लॉक के होने के नाते दोनों का पोस्टर शायद लगा हुआ, जैसा कि तस्वीरों में हमको तनिष्क ने दिखाया। शुक्रिया रणवीर, शुक्रिया तनिष्क, आपके अपडेट लेते रहेंगे हम लोग। प्रेम कुमार जी आपका भी धन्यवाद, मनोरंजन भारती जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं ये तस्वीर दिखा करके तनिष्क ने ये साफ कर दिया कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़े। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर हो गया है। अब इंतजार क्लियर तो बाबा कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग तो कब से कह रहे क्लियर हो जाए, लेकिन क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। अब ये खड़गे साहब को भी पता है कि नहीं पता, मुझे इस पर भी डाउट है। हालांकि प्रेम कुमार जी ने कहा था कि उनको पता है, पता होगा। चलिए मान ले रहे पता होगा। शुक्रिया खड़गे साहब बोल रहा हूँ। प्रेम कुमार जी आपका भी शुक्रिया, बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर कुल मिलाकर इस बात का इंतजार है कि क्यों कांग्रेस पार्टी ने ये रणनीति बनाई, इसका भी, इस पर से भी पर्दा उठना बाकी है कि इतना वक्त क्यों लिया गया अमेठी और रायबरेली को लेकर। अब तक करीब 9:30 बज रहे हैं, नहीं क्लियर है कल क्या होने वाला है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे को निशाना बनाने का सिलसिला आज भी जारी रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मुरैना में विरासत टैक्स के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा
तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज कांग्रेस नेताओं पर, खासकर राहुल गांधी पर जमकर बरसे, उन पर निशाना साधा। ये कांग्रेस के शाहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आज तक, लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शाहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। तो जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इस चुनावी मौसम में लग रहे हैं। और अब वो मुद्दा जो कर्नाटक की सियासत में इन दिनों जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील टेप कांड में फंसे होने का ये मामला है। ऐसे करीब 3000 अश्लील वीडियो सामने आने की बात है, जिनमें प्रज्वल रेवन्ना के मौजूद होने और कई महिलाओं के यौन शोषण करने की तस्वीरें कैद हैं। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के उम्मीदवार हैं और 26 अप्रैल को हुए चुनाव के अगले ही दिन वो जर्मनी चले गए थे। 26 अप्रैल को हासन के लिए भी वोट डाले जा चुके हैं और प्रज्वल रेवन्ना वहां से चुनाव इस बार भी लड़ रहे हैं। इस बीच ये मामला कर्नाटक में बहुत ज्यादा गर्मा गया है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक महिला द्वारा एफआईआर दायर करने के साथ ही कर्नाटक सरकार ने इस अश्लील टेप कांड की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है। इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि महिला ने एचडी रेवन्ना पर भी शारीरिक शोषण के संगीन आरोप लगाए हैं। एचडी रेवन्ना भी, आपको बता दें, विधायक हैं जेडीएस के। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना ने इसके बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे एसआईटी ने आज ठुकरा दिया। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि नोटिस जारी होने के बाद प्रज्वल को जल्द से जल्द पूछताछ के लिए हाजिर होना होगा, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। We had no political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. Obviously, no visa note was issued either. No visa is required for diplomatic passport holders to travel to Germany. The ministry has also not issued any visa note for any of the country for the said member of parliament. ಇದು ಅವರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ।
आपने सुना रणधीर जायसवाल जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, वो दरअसल इस बात पर बयान दे रहे थे अपने सरकार की तरफ से, क्योंकि इल्ज़ाम लगा कि प्रज्वल रेवन्ना ने अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल किया और सीधे भारत से वो जर्मनी चले गए। इस बीच प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बेंगलुरु के सत्र अदालत में अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। जैसे कि हमने बताया कि HD रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का SIT ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। प्रज्वल रेवन्ना के विदेश जाने के मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने प्रज्वल को विदेश जाने में मदद की है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। इस मामले में जैसे कि हमने आपको सुनाया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि जिसे भी डिप्लोमेटिक वीज़ा हासिल होता है उसे वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं, यानी जिसके पास भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उसको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रज्वल रेवन्ना को पहले से ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिला है क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और बगैर वीज़ा लिए वो सीधे भारत से किसी और मुल्क, शायद जर्मनी चले गए हैं। रणधीर जायसवाल को एक बार फिर आपको सुनवा देते हैं। We had no political clearance was either sought from or issued by MEA in respect of the travel of the said MP to Germany. Obviously, no visa note was issued either. No visa is required for diplomatic passport holders to travel to Germany. The ministry has also not issued any visa note for any of the country for the said member of parliament. इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की और उसे जल्द से जल्द विदेश से वापस लाने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। इस बीच विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि अगर कोर्ट का निर्देश मिले तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोर्ट से विदेश मंत्रालय को ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सांसद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के हकदार होते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के मामले में अलग से कोई राजनीतिक मंजूरी नहीं ली गई, यानी ट्रैवल करने के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली महिला आयोग माफ करेगा 223 अस्थायी कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह आदेश आज दिए हैं। आरोप है कि तत्कालीन महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, जो कि अब राज्यसभा की सांसद हैं, उन्होंने अपने दौर में नियमों के विरुद्ध बिना मंजूरी लिए ये तमाम नियुक्तियां की थी। इस पर स्वाति मालीवाल ने उपराज्यपाल पर हमला बोला और कहा कि नियुक्तियां रद्द होने से महिला आयोग में ताला लगने की नौबत आ जाएगी। दिल्ली महिला आयोग को संरक्षण दीजिए। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भड़की भी, भावुक भी हुई। तो उसकी रूह कांपे। उनके समय जो 223 अस्थायी नौकरियां सृजित की गई थी, उनको LG के आदेश से तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। स्वाति मालीवाल ने कहा कि LG दिल्ली महिला आयोग में ताला लगवाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से एक तुगलकी फरमान है। ये कहते हैं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को महिला आयोग से हटा दो। चलो हटा देते हैं, लेकिन फिर बचेगा कौन? 90 स्टाफ है महिला आयोग में इस वक्त। पहली बात तो 223 नहीं है। 90 स्टाफ में से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर हैं, बाकी सारे 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इनमें से कई एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, इनमें से कई रेप सर्वाइवर्स हैं, इनमें से कई डोमेस्टिक वायलेंस से प्रताड़ित सर्वाइवर्स भी हैं। तो ये सारी एक टीम काम कर रही है। जो इतने बड़े बड़े काम महिला आयोग ने करे वो ये कर रही है। अगर हमने सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को दिल्ली महिला आयोग ने हटा दिया, LG साहब का ऑर्डर मान लिया गया, तो फिर तो दिल्ली महिला आयोग के ऊपर ताला लग जाएगा। दरअसल फरवरी 2017 में तत्कालीन उपराज्यपाल को इससे संबंधित एक जांच रिपोर्ट सौंपी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि महिला आयोग में नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी। DCW एक्ट का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं और DCW के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।
हालांकि ये भी बताना ज़रूरी है कि ये अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। केजरीवाल सरकार के तहत अलग अलग विभागों में जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर लगातार जो उपराज्यपाल हैं उनकी तरफ से गाज गिर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली असेंबली के अंदर जो रिसर्च फेलो हैं उनको भी इसी तरह के कुछ कारण बताकर नौकरी से उनको हटा दिया गया था। उनके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आगे रिन्यू नहीं किए गए थे और पिछले लगभग ये कहें कि लगभग 2 साल के अंदर लगातार ही बहुत सारे ऐसे मामले देखने को आए हैं जिसमें केजरीवाल सरकार ने जो नियुक्तियां की थी उस पर उपराज्यपाल की तरफ से या उपराज्यपाल के कहने पर दिल्ली सरकार के किसी विभाग की तरफ से कार्रवाई चल रही है और उनको उनके पद से हटाया जा रहा है। गुरुवार शाम को दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 223 अस्थायी पद क्रिएट किए गए थे, लेकिन महिला आयोग ने अस्थायी नियुक्तियां कम की थी। इसलिए अब दिल्ली महिला आयोग से केवल 52 लोगों की अस्थायी नौकरी खत्म की गई है। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर इन दिनों मॉक ड्रिल चल रही है। मॉक ड्रिल में हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो हिस्सा ले रहे हैं। वैसे अब संसद की सुरक्षा सीआईएसएफ को दे दी गई है और वो विधिवत तरीके से एक एक करके सभी हिस्सों को टेक ओवर करती जा रही है। ठीक जिस दिन देश संसद पर हमले की 10वीं सालगिरह मना रहा था, उसी दिन संसद की सुरक्षा में दोबारा चूक हुई। लगभग 4 महीने बाद इस सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है और इस इलाके में अक्सर इस तरह की मॉक ड्रिल्स दिखाई देती हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले साल की चूक के बाद जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई, उसमें कहा गया कि 8 एंट्री पॉइंट्स पर ढिलाई देखी गई है। इसलिए सीआईएसएफ अब संसद भवन आने वालों और सामान की जांच एक्सरे मशीनों और हाथ से पकड़े जाने वाले डिटेक्टर्स से करेगी। यहाँ तक कि जूते भी स्कैन किए जाएंगे। भारी जैकेट और बेल्ट को एक ट्रे पर रखकर एक्सरे स्कैनर से गुजारा जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि सीआईएसएफ एक उपाय है कि हर जगह उसको डाल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि सीआईएसएफ जो कि अत्यंत ही संवेदनशील बिल्डिंग्स हैं और संस्थाएं हैं, वहां पे डालना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री का इलाका है, वहाँ एसपीजी अंदर देखती है, सीआईएसएफ बाहर सुरक्षा देख सकती है। उधर दिल्ली पुलिस को संसद कार्यालय ने कहा है कि वो अपनी फोर्स वापस ले ले। नई दिल्ली में 72 सरकारी इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले ही सीआईएसएफ के पास है। सुरक्षा में कोई कोताही ना हो, इसलिए एनएसजी भी अब इस इलाके में ड्रिल करते हुए अक्सर दिखाई देती है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों की है, बल्कि जो नेता चुनकर संसद तक आते हैं उनकी भी उतनी ही है। अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं कि नेता अपने लोगों को एंट्री अंदर दिलवाने के लिए नियमों में हेरफेर करने की कोशिश करते रहते हैं और जिसके चलते इस तरह की चूक हो जाती है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।